तो बोला देखो, हम आज बात करने वाले हैं मूल बातों के बारे में। मूल बात किसके बारे में? एक्चुअल में हम यहाँ पर जो मूल बात के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वह अभिलेखों के अर्थ और उनके अर्थ को कैसे निकाला जाए, इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। एशियन टाइम में हमारे पास कई टाइप के आपको अभिलेख मिल जाएंगे, जैसे कि प्राकृत है, ब्राह्मणी है, खरोष्ठी है। इसके साथ साथ हमारे पास तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, आपके पास पाली है। ऐसे कई सारी लैंग्वेज, आपको कई सारी लिपियाँ, अरामाइक है, ग्रीक है, इंडो ग्रीक है, ऐसी लैंग्वेज आपको मिल जाती है। नो डाउट हमारे पास लैंग्वेज भरे पड़े हैं, बट हम उसका अर्थ कैसे निकालें, हम उसके मीनिंग को कैसे निकालें, आज हम इसी टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कहता है कि अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभिलेख के अंश, अभिलेख के अंश का मतलब है, यदि आपके पास ये पूरा लाइन लिखा हुआ है तो ये अभिलेख का एक पार्ट लिखा हुआ है। आप इसके किसी एक शब्द को उठाइए और इसका मीनिंग बताइए, तो हम कह सकते हैं अभिलेखों के एक अंश के बारे में हम अध्ययन कैसे करेंगे। मान ली जाए कि आपके पास पूरी किताब छपी पड़ी है, आपकी पूरी किताब लिखी पड़ी है ग्रीक लैंग्वेज में, लेकिन आपको उस लैंग्वेज का अर्थ समझना है। तो अर्थ को समझने के लिए आप उसके किसी एक पार्ट को उठाइए और उस पार्ट को आप अपने रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए। यदि आप उसको अपने रीजनल लैंग्वेज में इजीली ट्रांसलेट कर पाते हैं तो समझ सकते हैं कि आप उनके बारे में सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन इतिहासकारों को ये कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा हुआ है? कैसे पता चलेगा कि उन पर क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है? इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन टाइम के जितने भी ASI हुआ करते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड हुआ करते थे, जनरल हुआ करते थे, उन लोगों ने भारत के प्राचीन संस्कृत और बंगाली भाषाओं का इस्तेमाल किया और उन्हीं के आधार पर इन लोगों ने इस प्रकार के अभिलेखों के बारे में जानकारी देने का काम किया। आप जो अभी देख रहे हो ये पट्टिका, ये जो लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, यह एक्चुअल में अशोक के एक अभिलेख का अंश है। अशोक के अभिलेख का एक अंश। मैं इस अभिलेख के अंश को खुद गया था देखने के लिए, तो मैंने वहां पर देखा था कि अब ये धीरे धीरे खराब हो रही है, मतलब खत्म होने की अवस्था में है। यदि इसे संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले 10 सालों या 20 सालों के बाद ये खत्म हो जाएगा। ऐसे वहां की स्थिति देखने को मिली है। पहली भाषा जाती है हमारे पास ब्राह्मणी लिपि के बारे में बात करता है। ब्राह्मणी लिपि बात करते हैं ब्राह्मणी लिपि के बारे में, तो कहा जाता है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल होने वाला, उपयुक्त होने वाला लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मणी लिपि ही है। मतलब भारत के एशियन टाइम में, एशियन टाइम से हमारा मतलब है लगभग 600 BCE के समय की बात कर रहा है। इस समय में जितने भी हमारे पास लिपियां पाई गई है वो ज्यादातर ब्राह्मणी लिपि ही पाई गई है, ब्राह्मणी लिपि। और इसका जो उपयोग है, इसका जो यूज किया गया है वो अशोक के अभिलेखों में किया गया है, अशोक के अभिलेखों में। इसके बारे में अध्ययन जब करने की बात आती है तो 18 सेंचुरी के टाइम में यूरोप के विद्वान आए और उन्होंने भारत के पंडितों की सहायता से, भारत के पंडितों की सहायता से मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज को, मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज को और इसके साथ साथ देवनागरी लिपि को अध्ययन किया। और इनके कई पांडुलिपियों को उन्होंने घोर अध्ययन करने के बाद ब्राह्मणी लिपि और देवनागरी और आधुनिक बंगाली लिपि के अक्षरों को प्राचीन अक्षरों के नमूने के साथ कंपेयर किया गया। जब कंपेयर किया गया तो उनसे उन्हें कुछ चीजों की जानकारी मिली और मिला तो उन्होंने उन्हीं के आधार पर बताया कि ब्राह्मणी लिपि जो लिखी गई है, ये ब्राह्मणी लिपि का संबंध भारत के अशोक अर्थात मौर्यन डायनेस्टी से जानकारी मिल जाती है। कहता है कि आरंभिक प्राचीन टाइम के अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया है, देखो अनुमान लगाया गया है, सत्यापित किया गया है, ये बात कहीं नहीं लिखी गई है, केवल अनुमान लगाया गया है। उनका अनुमान ये था कि ये संस्कृत में लिखे, मतलब जो हम बात करते हैं ब्राह्मणी अभिलेखों के बारे में, ब्राह्मणी के बारे में, तो प्राचीन टाइम के जो इतिहासकार थे, खास करके यूरोप के लोग, उनका मानना था कि यह संस्कृत है, ना कि कोई अलग लैंग्वेज है। जबकि प्राचीनतम अभिलेख, जो इससे भी प्राचीन अभिलेख पाए गए थे, वो सामान्यतः प्राकृत में थे, नेचुरल लैंग्वेज में थे।
फिर कई दशकों के बाद, मतलब 10 सालों के बाद, अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद, मतलब वैज्ञानिकों ने काफी घोर परिश्रम किया, शब्दों को समझा, उल्लेख किया, व्याकरण किया, और उसके बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ही वो पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के काल की ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला। कब निकाला? 1838 के टाइम में निकालने का काम किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि जो जेम्स प्रिंसेप था उसने ब्राह्मणी लिपि के अर्थ निकालने के लिए किन लिपियों का अध्ययन किया? तो बंगाली का अध्ययन किया और देवनागरी लिपि का अध्ययन किया। कहता है कि ब्राह्मणी लिपि की खोज किसने की? जेम्स प्रिंसेप ने की। कब की? 1838 में की। क्वेश्चन ये भी आता है, ब्राह्मणी लिपि का उपयोग किस के समय किया गया था? अशोक के समय किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो वो अपने इस अभिलेखों का इस्तेमाल अपने दरबार में बनाए गए नियमों और कानूनों को राजा के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के अभिलेखों का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया गया था। तो यहीं पर कुछ शब्द दिए गए हैं। कहता है कि अशोक के समय की ब्राह्मणी और उसके समानार्थी देवनागरी अक्षर, मतलब ये है आपके पास ब्राह्मणी, तो ये है भारतीय अक्षरों के बारे में। यदि का हम ऐसे लिखते हैं तो ब्राह्मणी लिपि में क का उच्चारण इस प्रकार से या व्याख्या इस प्रकार से किया गया था। यदि च ऐसे लिखा जाता है तो इनका मतलब च ये है, ढ ऐसे है तो ये है, द है तो द, ये द तो दोनों मिलता है बट बाकी सारे अक्षर इसमें देखने को नहीं मिलते। आज के समय में ये जो अक्षर लिखा गया है इसे चार बोला जाता है। एक प्राचीन टाइम में चार ऐसे ही लिखे जाते थे, अर्थात ऐसे ही लिखने का काम किया गया था। इसका मतलब म होता है और र का अर्थ ऐसे होता है। तो ये थे अशोक समय के ब्राह्मणी लिपि का आधुनिक देवनागरी लिपि के साथ तुलना किए गए अक्षरों का मतलब। आइए बात करते हैं खरोष्ठी लिपि के बारे में। तो क्या आपको ब्राह्मणी समझ में आ गई? कोई डाउट है कोमल? ब्राह्मणी लिपि की खोज किसने की थी? कोमल बताओ। जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मणी लिपि की खोज किसने की थी और कब की थी? चलो ठीक है। कहता है खरोष्ठी लिपि। आइए बात करते हैं दूसरी लिपि जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि। इसे कैसे पढ़ा गया? तो सबसे पहले बात तो ये आती है ना कि ये मिला कहाँ पर। तो भारत में जो खरोष्ठी लिपि की जानकारी मिलती है वह जानकारी हमें पश्चिम उत्तर नॉर्थ वेस्ट से जानकारी मिल जाती है। नॉर्थ वेस्ट में खरोष्ठी लिपि बड़ी मात्रा में पढ़ी जाती थी और इसकी अलग ही कहानी थी। मैंने आपको बताया था कि अशोक के नॉर्थ वेस्ट में कई सारी लिपियों की जानकारी मिलती है जिसमें खरोष्ठी लिपि भी एक थी। यहाँ पर अरामाइक, ग्रीक, ऐसे कई सारी भाषाओं की जानकारी हमें मिल जाती है। कहता है इस क्षेत्र में शासन करने वाले इंडो ग्रीक राजाओं के द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है जो आसान हुई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि खरोष्ठी लिपि की जानकारी हमें किन रूलर से मिल जाती है? तो वह इंडो ग्रीक रूलर से मिल जाती है। इन्होंने पहली बार इन सिक्कों के बारे में जानकारी दी थी और इन्हीं के सिक्के लगभग 2 BC के टाइम में हमें पाए गए थे। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और ग्रीक लैंग्वेज में लिखे गए थे। मतलब इंडो ग्रीक जो लोग थे इनके सिक्कों पर जो नाम लिखे गए थे वो नाम के लिखने का जो लिपि इस्तेमाल किया गया वह लिपि खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। खरोष्ठी लिपि और ग्रीक लिपि का इस्तेमाल किया गया था। ये दोनों जानकारी यहाँ से मिल जाती है। ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों को मेल किया, मतलब कंपेयर किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए अ है। तो प्रिंसेप ने खरोष्ठी लिपि में लिखे गए अभिलेखों की भाषा जो उसमें इस्तेमाल की जाती है की पहचान प्राकृत में की है। मतलब ये हुआ कि एशियन टाइम में हमारे पास जो भाषा हुआ करती थी वो भाषा प्राकृत भाषा में हुआ करती थी। मतलब जो जेम्स प्रिंसेप था उसने खरोष्ठी को क्या बताया है? तो प्राकृत लैंग्वेज बताने का काम किया है। कोई डाउट है क्लास यहाँ तक?
तो यहाँ पर हमारे पास आगे कहता है क्या, इसमें आगे कहता है कि इसके साथ जो प्राकृत लैंग्वेज है, ये प्राकृत लैंग्वेज की जानकारी खरोष्ठी लिपि के रूप में की गई थी। और किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। मतलब जेम्स प्रिंसेप खरोष्ठी और ब्राह्मणी दोनों ही लिपियों को सही सही तरीकों से शुरुआती समय में अध्ययन नहीं कर पाता है। वो केवल अनुमान लगाता है कि खरोष्ठी लिपि या ब्राह्मणी लिपि शुरुआती समय में प्राकृत लिपि हो सकती है, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था, उसने बताया था कि ये प्राकृत लिपि हो सकती है या संस्कृत हो सकती है। और बाद में भी उसने बताया, जेम्स प्रिंसेप ने बताया कि जो खरोष्ठी लिपि है वो सामान्य रूप से क्या हो सकती है? तो प्राकृत लिपि हो सकती है। इसीलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। मतलब उनका मानना ये था कि जो खरोष्ठी और जो ब्राह्मणी है वो एक्चुअल में प्राकृत लिपि का ही एक अंश है, जो काफी लंबे लंबे अक्षरों में लंबे लंबे श्लोकों में लिखा गया था, इसीलिए उसे पढ़ना आसान हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि खरोष्ठी लिपि की जानकारी किसने दी? प्रिंसेप ने दी थी। खरोष्ठी लिपि का उपयोग किन लोगों ने किया? तो इंडो ग्रीक रूलर के द्वारा किया गया था। इंडो ग्रीक रूलर के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया? सिक्कों में किया गया। कब किया गया? 2nd BCE के टाइम में किया गया था। तो कोई डाउट है क्लास आप लोग को खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिपि के बारे में? समझ में आ रहा है आप लोगों को खरोष्ठी और ब्राह्मणी के बारे में? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि अभिलेख, हमारे पास जो अभिलेख पाए गए थे उनसे कुछ ऐतिहासिक एविडेंस भी पाए गए हैं। जैसे इतिहासकारों और अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों का अध्ययन करें और ध्यान से पढ़ें। इतिहासकार और अभिलेख शास्त्री, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इतिहासकार वो होता है जो एशियन टाइम की चीजों के बारे में केवल रखने का काम करता है। अभिलेख शास्त्री वो होता है जो अभिलेखों में लिखे गए चीजों को सही अर्थ बताने का काम करता है। तो यहाँ पर अभिलेख शास्त्रियों के द्वारा हम उनके किए गए काम के बारे में बात करेंगे। कहता ध्यान से पढ़िए और अभिलेख को पढ़ने के लिए सोर्स नंबर 10 को पढ़िएगा। सोर्स नंबर 10, तो पहले सोर्स नंबर 10 को पढ़ लेते हैं। कहता है राजन, राजन का मतलब होता है राजा, देवन पिए पियादसी यह कहते हैं अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैंने मतलब राजा ने निम्नलिखित की, मतलब कई सारे काम किए। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाए। प्रतिवेदक, प्रतिवेदक किन्हें कहा गया है? तो अभिलेख शास्त्री ने प्रतिवेदक शब्द का अर्थ संवाददाता के रूप में बताया है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिवेदक का मतलब क्या होता है? संवाददाता होता है। ये मैंने आपसे MCQ में पूछा था टेस्ट में कि प्रतिवेदक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है संवाददाता होता है। तो ये भी संवाददाता हुआ करते थे। चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हूँ अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषय का निराकरण हर स्थल पर करूंगा। निराकरण मतलब उनकी समस्याओं का हल करूंगा। तो समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिवेदक की स्थापना की गई थी और प्रतिवेदक राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर राजा को पिया देवन पिये पियादसी कहा गया है। देवन पिय और पियादसी, तो यहाँ किन राजाओं का नाम देवन पिय और पियादसी लिया गया है? तो वो है अशोक का नाम है। तो अशोक को हम 2 अलग अलग रूपों में पहचानते हैं, जिन्हें देवन पिय भी कहा जाता है और पियादसी भी कहा जाता है। कोई डाउट है क्लास यहाँ तक? देखो लिखा भी गया है कि अशोक के द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया, जैसे देवन पिय अर्थात देवताओं का प्रिय, पियादसी यानी देखने में सुंदर, ये दोनों ही इस्तेमाल किए गए हैं। कोई डाउट? कहता आगे कि अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी मिलती। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्री ने पता लगाया, मतलब उन्होंने जब जानकारी इकट्ठा की तो उन्होंने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पूरा लिपि विज्ञान सब में समानता है। मतलब उन्होंने जो भी लिखा है, सभी लिखी गई अभिलेखों के अंदर जो लिपियां थी उनमें इक्वालिटी मिल जाती है, क्योंकि लिखने के तरीके एक जैसे ही मिलते हैं। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनाया।
मतलब यह हुआ कि जो अभिलेख शास्त्री हुआ करते थे, वह अभिलेख शास्त्री किसी भी लिपि का अध्ययन करने के लिए कुछ चीजों पर फोकस किया करते थे, जैसे उनकी विषय शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान के आधार पर उनके द्वारा अध्ययन किया गया। लिखने का तरीका, यदि आप अपना नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय आपके कुछ शब्दों को आप अपने तरीके से घुमाने का काम करते हैं, ये आपकी शैली है। उसी प्रकार से जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो आपकी बातचीत करने की अपनी शैली होती है, ये शैली में समानता पाएगी। यदि आपको दो जगहों पर, अलग अलग जगहों पर एक ही तरीके से लिखने की जानकारी मिल जाती है तो उनकी शैली से पता चलता है, उनकी लिखावट से पता चलता है कि शायद ये लिखने का काम किसके द्वारा किया गया था और नहीं किया गया था। तो उस आधार पर जानकारी मिली कि जितने भी अभिलेख में पाए गए हैं, सारे के सारे अभिलेख एक ही राजाओं के द्वारा जारी किए गए, अर्थात अशोक के द्वारा जारी किए गए। आपने यह भी देखा होगा, अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं की थी। हमने भी अभिलेखों में देखा, मतलब प्राचीन टाइम के लोग यदि जो भी कुछ काम किया करते थे उनको किसी भी जगह पर वो लिखा नहीं करते थे, इसीलिए एशियन टाइम के बारे में हमें पुख्ता जानकारी, पूरी जानकारी नहीं मिलती। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीप के इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का वक्तव्य सही है, मतलब अशोक के द्वारा जो बात कही है क्या वो सही है, गलत है? हम केवल अनुमान लगा रहे हैं कि सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले के भी रूलर जैसे हाथी गुफा में कई सारी जानकारियां हमें आज भी मिल जाती है, हमें रामायण टाइम की जानकारियां मिल जाती है, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा जो मौर्य डायनेस्टी के द्वारा बात जो कही गई अशोक के द्वारा, ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है और कुछ हद तक गलत भी हो सकती है। इसीलिए इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है कि जो बात लिखी गई है क्या बात सही है या गलत है। क्या बात जो लिखा गया है कि राजाओं ने इन चीजों को जो लिखा है क्या उन्होंने परीक्षण करके लिखा था, टेस्ट करके लिखा था, क्या उन्होंने भारत के पूरे क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद लिखा था। ये जानकारी जब तक पुख्ता ना हो जाए, प्योर ना हो जाए, सत्यापित ना हो जाए, तब तक अभिलेख शास्त्री, इतिहासकार इन चीजों को परीक्षण करके अध्ययन करते रहते थे, ताकि ये पता चल सके कि उनमें लिखा है वो सत्य है या संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है, मतलब केवल हमने अनुमान लगाया है या वास्तव में सही बात लिखी गई, ये जानकारी मिल सके। इसलिए इतिहासकार बार बार अभिलेखों का अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्लास आप लोग का, यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहासकार अभिलेखों का अध्ययन करने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं या किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आप बताइए। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। कहता आगे क्या क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे गए। ब्रैकेट में क्यों लिखा गया? मतलब ये था कि यदि इसका मतलब ये ना हो तो ये हो सकता है, तभी तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि इसका मतलब ये हुआ तो ये भी हो सकता है, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब ये है कि अभी भी इतिहासकार संतुष्ट नहीं है, उसको कंफर्म नहीं है कि जो उसने लिखा है क्या वो सही है गलत है, उसने केवल अनुमान लगाया है, उसका मानना है ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही होगा। अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ ना बदल जाए, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं वो इस काल में और हो, दूसरे काल में और हो जाए। मतलब आज हम मतलब लिखते हैं इसके बारे में कि मैं इतिहास इस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है कि अगले साल या अगले 20,000 सालों के बाद कोई व्यक्ति और आए, वो अलग तरीके से बताए। तो उनका अर्थ सही तरीके से होने के लिए इतिहासकार बार बार अभिलेखों का अध्ययन और उनका उपयोग करते रहते हैं। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे, लिखे गए थे, तो क्या वहां से आने वाले लोगों उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे या नहीं रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे, तो रुकेंगे क्यों? तो केवल और केवल यहाँ पर चित्र बनाए जाते थे, पिक्चर, जिनके माध्यम से जनता, जो अनपढ़ जनता थी, वो केवल देख कर कहीं समझ जाए कि इसमें क्या लिखा गया और क्या बताने का प्रयास किया गया है। तो आप कह सकते हो प्राचीन टाइम के राजाओं के द्वारा इस प्रकार के सिक्कों को लिखने के लिए केवल और केवल आदेश के तौर पर लिखा गया और जिनका उपयोग समाज के केवल पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार से हमें यहाँ पर अभिलेख शास्त्री और इतिहासकार के बारे में जानकारी मिल जाती।
कोई डाउट यहाँ तक क्लास आप लोगों को? कुछ पूछना है? कहता है पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे। मतलब प्राकृत जो लैंग्वेज थी इसका यूज तो पाटलिपुत्रा में हर जगह किया गया और पूरे भारत के उपमहाद्वीप में किया गया, लेकिन यहाँ के लोग समझते थे प्राकृत के बारे में। लेकिन जो राजा था उसने तो लिखा था ब्राह्मणी लिपि में और खरोष्ठी लिपि में, तो ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का जानकारी तो सामान्य लोगों को था नहीं। तो आप ये भी कह सकते हो कि प्राचीन टाइम के लिखे गए अभिलेख केवल और केवल जो ब्राह्मणी और खरोष्ठी में लिखे गए थे वो केवल और केवल पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही उपयोग किया गया और यूज किया गया। कहता है क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है, गलत भी हो सकता है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं, जिसकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना प्रतिवेदन के रूप में की जाती थी। वेदना का मतलब क्या होता है? वेदना का मतलब होता है जो आप अपने इच्छाओं को व्यक्त करते हो वही वेदना होती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाती है। मतलब जो अशोक के अभिलेख लिखे गए थे उसमें जो ऑर्डर लिखे गए थे वो ये बताता है कि अशोक युद्ध करने के लिए किस प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल करता था और युद्ध करने के लिए उसके क्या सोच हुआ करते थे। ये जानकारी भी उनके अभिलेखों से मिल जाती है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करें तो परिस्थिति और भी जटिल हो सकती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला। मतलब उनकी मन में क्या चल रहा है ये जानकारी की हमें वहां से नहीं मिलती। अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाए कि मतलब वहां पर उसने आक्रमण किया ही नहीं था और आक्रमण करने के बाद उसका अपनी वेदना बदल गई थी। ऐसे कई सारे इसके शब्दार्थ हो सकते हैं। क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह ना सका? मतलब जब राजा किसी क्षेत्र में युद्ध करता है और उसके जो परिणाम देखते हैं तो उसकी अंतरात्मा हिल जाती है और हिलने के बाद वो कई बार इस प्रकार के अभिलेखों को लिखने के लिए आगे आता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शायद जब उसने युद्ध किया था तो उस समय जो भयंकर अकाल देखने को मिला उसके कारण जो राजा था वो संतुष्ट नहीं हो पाया और अंत में उसने यहाँ पर बड़ी बड़ी चीजों को देख करके हताहत हुआ और वो अपनी वेदना को प्रकट नहीं कर पाया। मतलब जानकारी कहीं ना कहीं अभी भी अधूरी है और यही जानकारी जो हमें अधूरी मिल रही है यही जानकारी को राजा की वेदना में देखने को मिल जाता है। आइए पढ़ते हैं वेदना क्या कहता है। जब देवनपिय या पियादशी ने अपने शासक के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया, 1 लाख लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा लोग मृत्यु हुई होगी। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद देवनपिय मतलब राजा अशोक ने धर्म के गहन अध्ययन, धर्म के स्नेह, धर्म के उपदेश में डूब गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। पूछ सकता है कि जो अशोक था, अशोक के द्वारा धम्म का जो उपयोग किया गया, धम्म का जो उपयोग किया गया कब किया गया? तो कलिंग वॉर के बाद किया गया। कलिंग वॉर के बाद। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। उसने उसमें क्या किया? उसने उसका अध्ययन किया, उससे स्नेह किया और उसमें डूब गया। यही देवनपियों के लिए कलिंग की विजय की पश्चाताप थी। मतलब उसने कलिंग युद्ध करने के बाद पूरी तरह से युद्ध को त्याग दिया और देवनपिय के लिए बहुत वेदनादायी, निंदनीय है। जबकि कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वह लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं, लेकिन ऐसा देवनपिय अर्थात अशोक ने नहीं किया था। यही इसकी खास बात देखने को मिल जाती। कोई डाउट है यहाँ तक क्लास आप लोगों को? कुछ पूछना है आप लोगों को?